बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की टाइप्स को हम लोगों ने देखा था। देयर आर 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज: सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक एंड जर्नल। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को जाके रिकॉर्ड करना है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। साथ में उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आप लोगों को बताई गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इसके लिए आप लोगों ने कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जाकर इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे कि अगर आप लोग देखें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹15 million इन द बैंक। जैसे ही कैश या बैंक की बात करते तो मतलब कैश का इनफ्लो हो गया बिजनेस के पास, तो इसको कैश बुक का रिकॉर्ड कैश बुक में जाके रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब जैसे यहाँ पे देखा ना, अब देखो चाहे जिससे मर्जी हम लोगों ने परचेजेस की, चाहे जिससे मर्जी जिस अमाउंट की हमने परचेजेस की, लेकिन जैसे यहाँ से पता चला ना कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये हमेशा हमारी परचेज डे बुक का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर सेम ट्रांजैक्शन होती लेकिन होता बॉट गुड्स ऑन कैश फ्रॉम दिस, तो फिर कैश बुक का पार्ट बन जाता हमारे पास। कैश सेल्स आ गई, कैश बुक का पार्ट बन जाएंगे। पेड रेंट बाय चेक, तो अभी भी पेमेंट हो रही है तो कैश बुक का पार्ट बनेगा। विड्रॉ कैश, फिर दोबारा से कैश आ गया तो भी कैश बुक का ही पार्ट बनेगा। चाहे हमारे पास कैपिटल का ही इंट्रोडक्शन हो, चाहे ड्राइंग्स हो, चाहे कैश सेल्स हो, कैश परचेजेस हो, जहां पर भी कैश इन्वॉल्व हो जाए कैश बुक का पार्ट बन जाता है। चाहे वो कैश का इनफ्लो हो, चाहे वो आपका कैश का आउटफ्लो हो। कहते हैं वी रिटर्न गुड्स टू। अब यहां पर अगर आप देखें, हमने रिटर्न किया और किस किस को? जमाल एंड राशिद। तो जमाल एंड राशिद को हम लोगों ने 3 नवंबर में इनसे जो परचेजेस की थी ना वो ऑन क्रेडिट थी, तो जो रिटर्न होगा वो भी ऑन क्रेडिट होगा। जब परचेजेस रिटर्न ऑन क्रेडिट है तो ये परचेज रिटर्न डे बुक का पार्ट बनेगा, ये कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगा। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं कहा गया था कि ये रिटर्न कैसा है, तो हमने इसके ओरिजिन को देखना था कि जब हमने इनसे परचेजेस की थी तो वो कैसी थी। तो जब हम लोगों ने जमाल एंड राशिद से परचेजेस की थी, जमाल एंड राशिद, तो वो ऑन, तो रिटर्न भी ऑन क्रेडिट होगा, तो परचेज रिटर्न डे बुक का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, वंस अगेन परचेज डे बुक का पार्ट बनेगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट सेल्स डे बुक में जाएगा। गुड्स वर रिटर्न टू अस, अब ये हमें रिटर्न हुई तो हमें किसने रिटर्न की होंगी? कस्टमर्स ने, जिनको हम लोगों ने पहले सेल्स की थी, तो ये सेल्स रिटर्न कहलाएंगे। अच्छा, किस किसने वापस की? जवाद एंड तासीर। तो जवाद एंड तासीर को जो हम लोगों ने सेल्स की थी वो ऑन क्रेडिट थी, तो इनकी तरफ से आने वाला रिटर्न वो भी ऑन क्रेडिट, तो रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न डे बुक में। वॉट डिलीवरी व्हीकल ऑन क्रेडिट। अब ये देखिए ऑन क्रेडिट है तो मतलब कैश बुक का पार्ट तो नहीं बनने वाला। अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शन होती ऐसी होती हैं जो पार्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, इन पार्ट्स, वह कुछ पार्ट उसका कैश में हो सकता है, कुछ ऑन क्रेडिट होता है, तो हम उसको बेसिकली एक ट्रांजैक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, हम उनको 2 ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। सपोज अगर मैंने कोई व्हीकल परचेज की, 10 लाख रुपए की व्हीकल है, उसके लिए मैंने 3 लाख रुपया दे दिया और 7 लाख रुपए अभी मैंने पे करना है, तो 3 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा मेरे पास कैश बुक में और 7 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा जर्नल में, ऑन क्रेडिट है। फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट व्हीकल थी तो वो जर्नल का पार्ट बनेगा। अब यहां पर भी डिलीवरी व्हीकल है और सारी की सारी ऑन क्रेडिट है, तो फिर जर्नल का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट वन, वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक। हमने पेमेंट कर दी, तो चाहे जिसको मर्जी पेमेंट की, वैसे किसको की होगी? हम लोगों ने, जिनसे हम लोगों ने क्रेडिट परचेजेस की होंगी, अपने सप्लायर्स को पे कर दिया, पेमेंट कर दी, तो हम लोग इसको कैश बुक का पार्ट बनाएंगे। देन बॉट मोटर एंड अदर व्हीकल पेइंग बाय चेक। अब इससे पहले जो व्हीकल परचेज की थी ऑन क्रेडिट थी, वो जर्नल का पार्ट है, लेकिन जे वाली व्हीकल हम लोगों ने कैश में परचेज कर ली, तो ये हमारे पास कैश बुक का पार्ट बनेगी। रिसीव चेक्स फ्रॉम, अब हम लोगों ने अमाउंट रिसीव की तो किससे की होगी? अपने कस्टमर से रिसीव की होगी। क्यों?
क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने उनको सेल्स की हुई थी ऑन क्रेडिट, तो कैश बुक का पार्ट बनेगा ये हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, प्रोप्राइटर ब्रिंग फर्दर ₹900 into the business by payment into the business बैंक अकाउंट। वंस अगेन बैंक इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो हमारी कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कौन कौन सी हैं और उनमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं। एनी इशू? नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ना 1 by 1 इन तमाम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को सीखना है कि इनमें क्या क्या रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो सकती हैं। कोई क्वेश्चन है? अकाउंटिंग फॉर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास हमारा कोई कस्टमर आया तो हम लोगों ने उसको गुड्स हैंड ओवर करनी है विद सम कंसिडरेशन, मुफ्त में नहीं दे देनी, विद सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से मुराद कि आप उन गुड्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिसीव करो, कोई ना कोई अमाउंट आप उससे रिसीव करो, वो आपकी कंसिडरेशन बन जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगेंस्ट सेल्स आपके एसिड में ही इंक्रीज आए, मतलब कि आप कैश में रिसीव करो तो आपका कैश इंक्रीज हो गया, एसिड बढ़ गया, ये जरूरी नहीं है। क्रेडिट पे करोगे तब भी एसिड में ही इंक्रीज आएगा, क्योंकि आपने उसको अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है तो आपके रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ये बात जरूरी नहीं होती कि अगेंस्ट सेल्स आपके सिर्फ एसिड्स में इंक्रीज है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। आपकी लाइबिलिटीज में भी डिक्रीज आ सकता है। तो आप लोगों ने सेल्स बेसिकली इनकम है ना, तो आपने इसके लिए पढ़ा था इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी। अब लायबिलिटीज में डिक्रीज कि मैंने किसी को कोई पैसे देने थे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, जब वो मुझसे पैसे लेने आया तो मैंने गुड्स ही उसको डिलीवर कर दी, लेकिन अभी भी गुड्स क्या मैंने मुफ्त में डिलीवर की? नहीं। अगर मैंने 5,000 की गुड्स उसको डिलीवर की तो मैं उसे कहूंगा कि जो मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए देने थे वो सेट ऑफ हो गए, लेकिन लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन बिजनेस की तरफ से सेल्स हैं, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इन सेल्स की वजह से हमारे एसेट्स में इंक्रीज नहीं हुआ। फिर अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि सेल्स की रिकॉर्डिंग कब करनी है। सेल्स की रिकॉर्डिंग का ताल्लुक कैश के इनफ्लो आउटफ्लो से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम लोगों ने ये नहीं देखना कि पैसे आए हैं या नहीं आए, हमने ये देखना है कि गुड्स डिलीवर हुई हैं या नहीं हुई। अगर गुड्स डिलीवर हो गई हैं तो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर, अब मैं आप लोगों को सिचुएशन समझाता हूँ कि अगर आप यहां से जाते हो बुक शॉप वाले के पास, उससे अकाउंटिंग की बुक परचेज करके लाते हो, 500 रुपए की बुक थी और आपने फौरन उसको 500 रुपए दिए और उसने आपको बुक्स हैंड ओवर कर दी, उसकी तरफ से सेल्स हो गई, आपकी तरफ से परचेजेस भी हो गई। क्यों? पेमेंट भी हो चुकी है। ऐसा ही है ना, ये थी सिंपल सी ट्रांजैक्शन। अच्छा, सेल्स और परचेजेस दोनों मतलब बस रिवर्स ट्रांजैक्शन हैं। सेम टाइम पर फॉर वन पार्टी सेल्स हो रही होती है एंड फॉर अदर पार्टी परचेजेस हो रही होती है। तो मेरी तरफ से जब सेल्स होंगी आपकी तरफ से परचेजेस भी उसी टाइम पर होंगी। ऑलराइट। अच्छा, अब देखें, ये तो इंस्टेंटेनियस था ना कि फौरन से मैंने अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर दी और आप लोगों ने अपनी परचेज रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि आपको बुक मिल चुकी थी और आप लोग पेमेंट भी कर चुके हैं। अच्छा, अब आपको बुक की जरूरत पड़ी, अब बुक शॉप वाले के पास गए, आपने उससे बुक डिमांड की, उसने आपको बुक उठा के दे दी। आपने पूछा कितने की, उसने कहा 500 रुपए की। आपने कहा यार पैसे ना 2 दिन के बाद दूं, आज मेरे पास नहीं है, कल संडे है, तो उसके बाद मैं मंडे वाले दिन जब आऊंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। अब आप पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आपको बुक उसने दे दी, उसने कहा कोई बात नहीं है, आप बुक ले जाए, आप परसों मुझे पैसे दे देना। तो ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन चली गई है, उधार पे चली गई है। क्या मैं अपनी सेल्स रिकॉर्ड ना करूं जब तक कि आप मुझे पैसे ना दे दो? करेंगे? क्या आप अपनी परचेज नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक कि पैसे ना दे दें? तो परचेज और परचेजेस का ताल्लुक कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो से नहीं, क्या आपने पेमेंट की है या नहीं की, मैंने अपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव की है या नहीं की, इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। किस चीज से ताल्लुक है? क्या गुड्स की ऑनरशिप में ट्रांसफर कर चुका हूं, गुड्स की ऑनरशिप में ट्रांसफर कर चुका हूं। देखिए भाई, जब तक मैंने सेल नहीं की थी वो बुक मेरी थी, लेकिन जैसे मैंने आपको हैंड ओवर कर दी कि आप ले जाएं,
अब वो बुक आपकी है और सारा कंट्रोल आपका है उसके ऊपर। अब वो आपका एसिड बन चुका है और मेरा उससे कंट्रोल खत्म हो चुका है। बात क्लियर? तो जैसे ही हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं उस टाइम पर सेल्स एंड परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब ये देखें, आप बुक परचेज करने के लिए गए तो बुक शॉप वाले ने कहा कि बुक अवेलेबल नहीं है। अगर आपको बुक चाहिए तो मैं मार्केट से ला के दे दूंगा, लेकिन उसके लिए पेमेंट एडवांस में देनी पड़ेगी। उसने कहा कि हो सकता है कि मैं कल बुक लेकर आ जाऊं और आप आएंगी ना परचेज करने के लिए, तो आप ऐसा करें, मुझे 500 रुपये इन एडवांस देकर जाएं और मंडे वाले दिन आकर अपनी बुक ले लेना। आपने 500 रुपये दे दिए और उसने, शॉपकीपर ने 500 रुपये रिसीव कर लिया। क्या वो अपनी सेल्स रिकॉर्ड करे? बुक के लिए उसने 500 रुपये लिए हैं, क्या आप अपनी परचेज रिकॉर्ड करेंगे? जैसे ही 500 दे दिए, क्या आप अपनी परचेज रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इन एडवांस हम लोग पेमेंट कर चुके हैं, मैं इन एडवांस अमाउंट रिसीव कर चुका हूं, लेकिन ना तो मैं अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर रहा हूं और ना ही आप अपनी परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? गुड्स ही नहीं आई, गुड्स का लेन देन ही नहीं हुआ, तो मैं अपने पास सेल्स नहीं रिकॉर्ड करूंगा। अब बात सुन लेना, मैंने अमाउंट रिसीव की फ्रॉम कस्टमर्स इन एडवांस, अमाउंट रिसीव की इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, तो आज मैं उसको सेल्स नहीं रिकॉर्ड करूंगा। जब तक के मैं गुड्स हैंड ओवर नहीं कर देता तब तक सेल्स नहीं रिकॉर्ड होंगी। तो पैसे तो आ चुके हैं मेरे पास 500 रुपए, उनकी रिकॉर्डिंग क्या करूं? अब पैसे आ गए तो ये तो कंफर्म हो गया, कैश को डेबिट कर दो, क्रेडिट किसको करूं? अगर गुड्स हैंडओवर कर चुका होता तो मैंने सेल्स को क्रेडिट कर देना था, लेकिन क्या आज मैंने गुड्स हैंडओवर की तो सेल्स तो क्रेडिट नहीं होने वाली। तो क्या मुझ पर एक लाइबिलिटी नहीं बन गई कि इन फ्यूचर मैंने गुड्स ट्रांसफर करनी है, तो मैं उसको अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन लाइबिलिटी का नेम क्या होगा? एडवांस। लेकिन एडवांस क्या? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के नेम से। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, ये तो मेरी ट्रांजैक्शन थी ना, आप लोगों की तरफ से क्या ट्रांजैक्शन होगी? आप लोगों की तरफ से क्या ट्रांजैक्शन होगी? आपने पे किया हुआ है। अच्छा देखो, पे किया हुआ है तो ये बात तो कंफर्म है कि कैश क्रेडिट है। अब मैंने जो पेमेंट की थी वो फॉर परचेजेस की थी, लेकिन क्या गुड्स मिली मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो परचेजेस तो डेबिट हो नहीं सकती। तो इसके लिए एडवांस टू सप्लायर, प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एडवांस टू सप्लायर। अब देखो, जैसे ही आप लोगों की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर एडवांस टू सप्लायर नजर आएगा ना, तो पता चल जाएगा कि भाई आपने परचेजेस करनी है जिसके लिए पेमेंट की हुई है और अभी तक आपको गुड्स नहीं मिली। अब उसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन अगर आप लिख लेते हैं प्री पेमेंट्स, तो बताना पड़ेगा प्री पेमेंट्स किसके लिए। प्री पेमेंट्स का वर्ड खुद कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहा, बस इतना बता रहा है जल्दी मैंने पे कर दिया, लेकिन किसके लिए पे किया मुझे जरा भी नहीं पता। पता नहीं वो प्री पेमेंट्स फॉर सैलरीज है, यूटिलिटी बिल्स है, प्री पेमेंट्स फॉर रेंट है, प्री पेमेंट फॉर परचेजेस है, प्री पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स है, कुछ भी नहीं आइडिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडवांस टू सप्लाई। अब इसी तरह अगर कोई मेरा नॉन करंट एसेट्स होता, आप देखें जब गाड़ियां परचेज की जाती हैं, आप जब न्यू अप्लाइड फॉर गाड़ी निकलवाते हैं ना शोरूम से जाकर, तो आपको उसी टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती। आप लोगों को 5 लाख 10 लाख गाड़ी की कीमत के मुताबिक टोकन पे करना पड़ता है। आपकी गाड़ी की बुकिंग होती है, उसके लिए वो फिर आपको टाइम देते हैं, एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम होता है, लेकिन 6 माह लग जाते हैं गाड़ी को आने में। फिर आप लोग अपनी सारी वो इनवॉइस वैल्यू जो भी हो आप उसकी पेमेंट क्लियर करते हैं, फिर जाके आपको गाड़ी मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर एडवांस तो सप्लायर नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर देखेंगे कि गाड़ी ले किससे रहे हैं, सपोज ABC एंड मोटर्स है, तो हम लोग लिखेंगे एडवांस टू ABC एंड मोटर्स।
मैं अपनी व्हीकल को डेबिट नहीं कर सकता जब तक ये गाड़ी रिसीव ना कर लूं। तो जब तक मैं उनको पेमेंट करता रहूंगा कोई भी, तो मैं उनको लिखूंगा एडवांस टू एबीसी एंड मोटर्स। सपोज एबीसी एंड मोटर्स का पता नहीं है, तो मैं लिखूंगा एडवांस फॉर व्हीकल्स। ऑलराइट, कि एक ही वर्ड में पता चल जाए अगले को कि एडवांस है किस चीज के लिए। लेकिन अगर यहां पर भी मैं प्री पेमेंट लिख देता, पहले भी मैं प्री पेमेंट लिख देता, तब पता ही नहीं चलना था कि कौन सी प्री पेमेंट्स है। क्लियर? मतलब माँ बाप अपने तमाम बच्चों का नाम एक जैसा नहीं रखते हैं, तो सारे उन्हीं के ही बच्चे हैं ना, लेकिन सबके नेम डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी जो एडवांसेस आप जिसके लिए पे करते हो ना, उसका नाम वैसे ही रखो। नाम होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि आप आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पर वैसे ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि एडवांस किस चीज के लिए है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ऑनरशिप की बात कर रहे थे, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब आप लोगों को वैसे अकाउंटिंग रूल समझ आ गया है कि हम लोगों ने सेल्स कब रिकॉर्ड करनी है, परचेजेस कब रिकॉर्ड करनी है। सेल्स कब रिकॉर्ड करनी है? जब हम लोग गुड्स हैंड ओवर कर दें अपने कस्टमर्स को, सेल्स उस टाइम पे रिकॉर्ड होंगी। तो परचेजेस कब रिकॉर्ड होंगी? जब गुड्स हम लोग अपने सप्लायर से रिसीव कर लें। यहाँ पर रिसीव करने से मुराद है ऑनरशिप का ट्रांसफर हो जाना, कि जब ऑनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाए तब आप लोगों ने अपने पास परचेजेस रिकॉर्ड करनी है। बात क्लियर? अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से आपकी एग्जांपल। अब अक्सर बारिश का मौसम है, भूख लग रही है, फूड पांडा पे ऑर्डर कर लो, खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा, है ना ऐसा? अच्छा, अब अगर आप लोग ये देखो, आप लोगों ने ऑर्डर किया, सपोज कि आप लोगों ने पिज्जा मंगवा लिया, फूड पांडा पे ऑर्डर किया, डिलीवरी अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पेमेंट कब करोगे उसको? जब वो आएगा आपके पास, हैंड ओवर करेगा, कैश ऑन डिलीवरी। पिज्जा लेके आ रहा था, रास्ते में स्लिप हुआ, गिर गया और पिज्जा खराब हो गया। वो आपके पास रोता रोता आएगा कि सर आपके काम के लिए आ रहा था, आपका पिज्जा लेके आ रहा था, लेकिन ये बस पिछली मोड़ पे इतना पानी था कि मैं स्लिप हुआ, गिर गया, काइंडली वो पैसे दे दें 2000 रुपये पिज्जे के, क्योंकि पिज्जा आपका था। दोगे? क्यों? आपकी तरफ से गुड्स ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, ओनरशिप ही नहीं थी। जब गुड्स आपकी नहीं थी तो वो लॉस क्या आपका है? जिसकी गुड्स है उसका लॉस है। तो गुड्स किसकी हैं? जिन्होंने पिज्जा भेजा है या उस फूड पाने वाले। ओके, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या आप पैसे दोगे? अच्छा, अब क्या हुआ, दोस्त बैठे हुए थे, आपस में प्लान बना पिज्जा खाते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। एक को जोश आया, नहीं नहीं यार मौसम बहुत अच्छा है, मैं खुद जाता हूँ। आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया, या पिज्जा वालों ने कहा कि भाई हमारे पास में फ्री डिलीवरी नहीं है, पिज्जा बना के दे देंगे लेकिन डिलीवरी आप खुद ले जाएं। तो हमने अपने एक दोस्त को भेज दिया, बाइक दे दी, जाओ भाई ले आओ। बड़ा प्यारा प्यारा मौसम था, एंजॉय करता हुआ जा रहा है। उन्होंने पिज्जा इसको दे दिया, वापसी आता हुआ गिर गया और पिज्जा गिर गया, पिज्जा जाया हो गया। हम वापसी जाएंगे उनके पास, भाई पिज्जा रास्ते में था और गिर गया, चलो पैसे निकालो। वो कहेंगे भाई हम तो आपको जब हैंड ओवर किया था उस टाइम पे तो ठीक था ना। जैसे ही हमारे दोस्त को हैंड ओवर किया, उन्होंने सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर कर दिया और अपने पैसे हमसे ले लिए। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा, अब रास्ते में अगर गिर गया है मेरा नुकसान है और मेरी तरफ से परचेजेस हो चुकी हैं। बात क्लियर? इसी तरह से अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना रॉ मटेरियल कराची से मंगवाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्लग झपकने में कराची से लाहौर में सामान आ जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। टाइम लग जाता है, 1 वीक से ज्यादा का टाइम लग जाता है। हमने यहाँ से ऑर्डर किया कराची वालों को कि भाई हमें रॉ मटेरियल पहुंचा दो, या अगर फिनिश गुड्स भी हैं तो फिनिश गुड्स का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे, डिपेंड करते हैं ट्रेनिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है। उन्होंने ओके कर दिया। अच्छा, वहां से उन्होंने सामान भेजा और उस दिन डेट थी 28 दिसंबर, 28 दिसंबर थी, और मुझ तक गुड्स पहुंची 4 जनवरी को। ऑलराइट, ये जो टाइम पीरियड है ना, 28 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक, इस टाइम पीरियड में गुड्स को कहा जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब हम लोग कहते हैं ना कि घर से निकले, कॉलेज आ रहे हैं, दोस्त ने पूछा भाई कहाँ हो, आपने कहा ऑन द वे।
मतलब इन ट्रांजिट, रास्ते में हैं हम लोग। ऑलराइट, गुड्स इन ट्रांजिट मींस दैट कि सप्लायर ने डिलीवर कर दी, कस्टमर्स तक अभी तक नहीं पहुंची, तो रास्ते में है, उन्हें कहा जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। ये बात समझ आ गई, इस टर्म की समझ आ गई आप लोगों को कि सप्लायर ने डिलीवर कर चुका है, अब सप्लायर के पास भी नहीं है, कस्टमर्स तक अभी पहुंची नहीं है, रास्ते में है। 31 दिसंबर को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। अब बात सुनिए, 31 दिसंबर को हमारा अकाउंटिंग ईयर दोनों का ही, सप्लायर का भी और कस्टमर्स का भी अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अब सप्लायर के वेयर हाउस में वो गुड्स नहीं है क्योंकि वो तो डिलीवर कर चुका है, और कस्टमर के वेयर हाउस तक पहुंची नहीं है, मौजूद इधर भी नहीं है। अब अगर सप्लायर अपने वेयर हाउस की हुई अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री मान ले, कर सकता है, कर सकता है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस को, क्यों? वो कहता है कि भाई मैं तो डिलीवर कर चुका हूं ना। कस्टमर ने कहा कि जो भाई मेरे वेयर हाउस में रखा हुआ है, मेरे लिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो वो है, क्योंकि अभी तक दूसरी इन्वेंट्री तो मुझ तक पहुंची नहीं है, तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? तो बेचारी लावारिस हो जाती है। वो इन्वेंट्री ना सप्लायर अपनाने के लिए तैयार है और ना ही कस्टमर। सप्लायर कहता है मैं डिलीवर कर चुका हूं इसलिए नहीं ले रहा, कस्टमर कहता है मैंने रिसीव नहीं की इसलिए नहीं ले रहा। ऑलराइट, तो देखा जाता है ट्रांसपोर्टर किसका है, ट्रांसपोर्टर किसका है? भाई कोई तो लेके आ रहा होगा ना, जिसका ट्रांसपोर्टर है गुड्स उसी, जिसका ट्रांसपोर्टर है गुड्स। जैसे अभी मैंने आपको फूड पांडा की एग्जांपल दी, क्या ट्रांसपोर्टर मेरा था? नहीं, फूड पांडा वाला हूं या उनका था, तो भाई गुड्स उन्हीं की ही थी। चाहे मेरे घर के बाहर आके वो मुझे पिज्जा देते देते गिरा देता, उसका ही नुकसान था, क्यों? ट्रांसपोर्टर उनका था। ऑलराइट है, लेकिन अगर एक मरतबा मैंने पकड़ लिया और मेरे हाथों से गिर गया, तो फिर मेरा था वो नुकसान, क्योंकि मैं मुझ तक गुड्स पहुंच चुकी थी फिर। तो ये ना बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है हमें। लेकिन दूसरे केस के अंदर ट्रांसपोर्टर ही मेरा गया था, उन्होंने जैसे ही हैंड ओवर की, फिर चाहे रास्ते में नुकसान ही क्यों ना हो जाए, मेरा है। तो जो रास्ते में गुड्स होती है ना इन ट्रांजिट, देखा जाता है कि क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है, मतलब जिसका ट्रांसपोर्टर होगा उसके पास ऑनरशिप मौजूद होगी। अक्सर आप देखें कि आपसे कहा जाता है कि भाई फ्री होम डिलीवरी नहीं है, मतलब आप लोग पे कर रहे होते हैं उसके लिए। लेकिन कभी कभी कुछ सप्लायर ये कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से ट्रांसपोर्टर नहीं है, हाँ ये अलग बात है, हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ डीलिंग शीलिंग आप लोग खुद कर लेना, मतलब अब वो ट्रांसपोर्टर मेरा बन जाता है। रेंट मैंने पे करना है ना उसको, तो ट्रांसपोर्टर मेरा बन जाता है वो। बात क्लियर? कोई इशू यहाँ तक? जो गुड्स इन ट्रांजिट होती है ना, रास्ते में उनके डैमेज होने का खतरा होता है। अक्सर आप लोग देखें, ये जो ऑयल टैंकर्स आते हैं ना, कराची से लाहौर आ रहे होते हैं, आधा ऑयल टैंक रास्ते में खाली हो जाता है, आधा यहाँ पे पहुंचता है, और बाकी आधा ये मिलावट हो जाती है। और ये बात हकीकत है, अक्सर ऐसा होता है। आप लोग देखें, ये छोटे छोटे जितने गांव आते हैं वहां पे टैंकर रुक के खाली हो रहे होते हैं। तो रास्ते में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रास्ते में डैमेज हो जाती हैं, रास्ते में ही चोरी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए करवानी पड़ती है इंश्योरेंस। अच्छा, वो इंश्योरेंस ना पूरे साल की इंश्योरेंस नहीं होती, वो इंश्योरेंस होती है सिर्फ सामान को कराची से लाहौर तक पहुंचाने की। वो चाहे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, एक हफ्ता लगे, बस उस टाइम तक की इंश्योरेंस होती है। अच्छा, ये इंश्योरेंस ना आप लोगों की भी होती है जब आप लोग सफर करते हैं, तो खास तौर पे हवाई जहाज, जब आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री या इवन के विद इन कंट्री भी रहे, लेकिन बाय एयर जाते हैं ना, आपकी इंश्योरेंस होती है, आप इंश्योर्ड होते हो उस टाइम पे कि किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ जाता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हैं, आपकी फैमिली। इसी तरह से कुछ बसेस वगैरह भी ऐसी करती हैं कि आपकी इंश्योरेंस मौजूद होती है अगर करवाना चाहें तो। इसे सामान की हर हाल में इंश्योरेंस होती है, क्योंकि इन केस अगर रास्ते में डैमेज हो जाता है तो नुकसान किसका है? फिर इंश्योरेंस कंपनी वालों का। फिर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करेंगे। इंश्योरेंस इसलिए करवाई जाती है
कि फिर हम लोग वो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी वालों से रिसीव करेंगे। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो पे करके एक लिमिट तक के लिए हम अपने सामान को इंश्योर कर देते हैं। अच्छा, अब जरूरी भी नहीं है कि हर टाइम डैमेज हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब जब आप लोगों की बाय एयर इंश्योरेंस होती है तो जरूरी है कि उस जहाज ने तबाह होना है? नहीं, खैर खैरियत से भी पहुंच सकती हो। तो फिर जो आपने इंश्योरेंस के लिए 1000 रुपया दिया हुआ होता है ना, वो जाये हो जाता है। आप उनको फिर रिक्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे वापसी दो, क्योंकि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसी तरह भाई आपका सामान अगर बाखैर या लाहौर पहुंच गया है तो इंश्योरेंस कंपनी वालों की वो इनकम थी, उन्होंने वो रिस्क बर्दाश्त किया हुआ था 5-6 दिन का। अगर कुछ हो जाता तो उन्होंने सिर्फ वही अमाउंट नहीं देनी थी आपको, फिर जितने का लॉस होना था उतनी अमाउंट उन्होंने पे करनी थी आप लोगों को। इसी तरह हमारी गाड़ी भी इंश्योर्ड होती है, लेकिन ये एनुअल इंश्योरेंस होती है गाड़ी की, कि पूरे साल में अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो जितना नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी वाले पे करेंगे। लेकिन अगर ना हुआ तो जितनी मैंने इंश्योरेंस दी हुई है वो मेरी तरफ से जाय हो जाती है, वो मेरा एक्सपेंस बन जाता है। अब इंश्योरेंस आ जाती है दो किस्म की। एक है इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कैसी गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस जो अभी रास्ते में है, जो अभी तक मेरी अपनी नहीं बनी, ऑलराइट, या मुझ तक अभी तक नहीं पहुंची। और दूसरी मुझ तक पहुंच चुकी हैं लेकिन एनुअल इंश्योरेंस करवाई हुई है। फैक्ट्री की अक्सर एनुअल इंश्योरेंस होती है कि कोई आग वगैरह ना लग जाए। इन केस ऑफ वेयर हाउस की इंश्योरेंस होती है कि रॉ मटेरियल रखा हुआ होता है, ऐसा रॉ मटेरियल होता है कि अगर आग लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसी चीजों की इंश्योरेंस भी फिर हैवी सी होती है, ऑलराइट। जिसका रिस्क ज्यादा हो उसकी इंश्योरेंस भी ज्यादा होती है, तो क्लेम भी उतना ही ज्यादा होता है। अब क्या है कि जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है ना, वो आपकी परचेजेस का पार्ट बनती है। जो आपकी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो आपकी परचेजेस का पार्ट बनती है। मतलब कि आपने सप्लायर को उन गुड्स के लिए पे किया 5 लाख रुपए, साथ में आप लोगों ने 50,000 रुपए की इंश्योरेंस करवा ली अपने तक लाहौर तक चीजों को लाने के लिए, तो आपकी चीजें 5 लाख की नहीं है, 5.5 लाख रुपए की। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपकी परचेजेज में ऐड हो जाती है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गई। लेकिन अगर आप लोग करवाते हैं एनुअल इंश्योरेंस, वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनती, वो आपकी परचेजेज का पार्ट नहीं बनती, वो आप लोगों के एक्सपेंस, वो आप लोगों की ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनती है। बात क्लियर? तो आपको फ्यूचर में इस किस्म के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे कि दो किस्म की इंश्योरेंसेस होंगी। तो एक इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को आप लोगों ने अपनी परचेजेज में ऐड करना है। परचेजेज में ऐड करने का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाना है। और अगर आपसे कहते हैं एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो आपने उसको अपना एक्सपेंस बताना है। और अगर इंश्योरेंस के लिए खामोश है, सिर्फ उसने ये कहते हैं इंश्योरेंस पेड या इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो आपका एक्सपेंस ही होता है। इन ट्रांजिट के लिए वो आपको जरूर बताएगा। अगर खामोश है तो फिर आपने एक्सपेंस का पार्ट बनाना है, फिर परचेजेज में ऐड नहीं करना। बात क्लियर? चल, अब यहां पर आए अकाउंटिंग फॉर सेल्स। A business tries to make profit by selling goods or services to customers. This create revenue or income for the business. Sales might be for cash or on credit. कोई मसला? The following documents might be used in system designed to account for sales. अब हम लोग जब भी सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने उनको इन डिटेल देखना है कि सेल्स की ट्रांजैक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट